जो नहीं है वो है थ्योरम 6.1। अगर आपका बुक है तो बुक भी खोल सकते हो, मैंने पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख भी दी है। देखो थ्योरम है क्या, सबसे पहले इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बीपीटी। बीपीटी माने बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनेट, बेसिक प्रोपोर्शनेट, ठीक है। अब इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा और उसमें क्या होता है जरा ध्यान समझते हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरम को, कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो तो आपको क्या निकालना होता है, पहले गिवन, टू प्रूफ, और देन आप प्रूफ में सॉल्यूशन में चलते हो। तो क्वेश्चन को पढ़ के गिवन और टू प्रूफ को फाइंड करते हैं। कह रहे हैं इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर एक लाइन में ड्रॉ करूं जो कि किसी भी एक साइड के पैरेलल हो, मैंने वो लाइन कौन सी ड्रॉ करी है, डीई। डीई क्या है, पैरेलल है किसके, डीई क्या है, पैरेलल है बीसी के, ठीक है। और जो ये लाइन हो डी वो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हो डिस्टिंक्ट पॉइंट में। मतलब क्या बोला, एक ऐसी लाइन जो थर्ड लाइन के, मतलब किसी लाइन के पैरेलल हो, और वो जो लाइन आप पैरेलल बना रहे हो वो इंटरसेक्ट करे किसको, अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट में, मतलब ए बी को और ए सी को अलग अलग पॉइंट्स में वो इंटरसेक्ट करे, ठीक है। मतलब डी इज अ लाइन जो कि बीसी के पैरेलल है, डी बीसी के पैरेलल है, और जो डी है वो ए बी और ए सी को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रही है। तो ये तो जेन्युइन बात है जो गिवन हमें समझ में आ गया। थ्योरम वाले क्वेश्चन में जो कॉमा से पहले लिखा जाता है या तो स्टार्टिंग में लिखा जाता है वो गिवन होता है, और कॉमा के बाद टू प्रूव, क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्ट नहीं बताते कि दिस यू हैव टू प्रूव, पूरा लिख के नहीं देते हैं। इसके अगर कॉमा के बाद की बात करी जाए तो क्या बोल रहे हैं, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब देखो इस साइड को तो पैरेलल है, ये थर्ड साइड है, तो जो अदर टू साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो। माने कि हमें क्या करना है, ए डी अपॉन में बी डी को इक्वल करना है ए ई अपॉन में ई सी के, ठीक है। देखो थ्योरम आप पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो, गिवन है डी पैरेलल है बीसी के, और प्रूव करना है ये। अभी आप प्रूव कर रहे हो, बाद में उसको यूज करोगे। लाइक लाइंस पैरेलल होती है तो अल्टर इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो ये थ्योरम है, और ये थ्योरम से बढ़कर एक प्रॉपर्टी है, हम इसको यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चंस में, है ना, एज अ प्रॉपर्टी, एज अ फॉर्मूला। ऐसे ही हम एक फॉर्मूला ही है कि लाइंस पैरेलल होती है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, बट ये थ्योरम है तो इसमें इसको प्रूव करना है। और थ्योरम में थोड़े लॉजिक्स बच्चा नहीं लगा पाता था क्योंकि थ्योरम है। आप समझ रहे हो बात को, तो मैंने पहले आपको बता दिया कि किस तरीके से चीजें चलेंगी। अब हम प्रूफ में चलते हैं यहां से। अब एक बात बताओ, ज्योमेट्री है, ट्राइंगल दे रखे हैं और हमें करना ही है, बट कोई क्लू नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मुझे आगरा जाना है, मुझे कहीं जाना है, तो एक कोई क्लू तो होना चाहिए इसकी, मैं गाड़ी में जाऊंगा कौन सा रास्ता चुनूंगा, एक पाथ या एक डायरेक्शंस तो होनी चाहिए ना। वो कैसे मिलेंगे जरा देखो। देखो गिवन में आज सच कोई हिंट नहीं है, गिवन में तो है कि ये पैरेलल है इसके। अब इसके पैरेलल का मैं क्या करूं, है ना। मेन है कि मुझे करना क्या है, इसको प्रोपोर्शनेट करना है। अब इसको प्रोपोर्शनेट करने के लिए मैं एक फॉर्मूले का यूज करूंगा या एक तरीके का यूज करूंगा जो कि होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब कहने का क्या है, पहले मैं आपको एक लाइन बना के दिखाता हूं, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। मतलब देखो, चलो मैं आपको समझा देता हूं। पहले देखो एडी चाहिए मुझे, एडी किस ट्राइंगल का पार्ट है, एडीई का। तो अगर मैं एडी में एरिया लगाऊं, मतलब एरिया ट्राइंगल एडी निकालूं, तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बेस क्या होता है, एडी। बेस को मैं एडी मान लेता हूं, और हाइट यहां पे है नहीं तो हाइट को मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। पहले मैं हाइट को कंस्ट्रक्ट करता हूं, फिर आपको लॉजिक समझाऊंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे और क्यों लगेगा। पहले इसमें कंस्ट्रक्शन पूरी करते हैं, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, एडी को अगर बेस मानना है तो उसके ऊपर एक हाइट खड़ी होनी चाहिए, तो हम उसमें हाइट बना देते हैं, ठीक है। अब ऐसे अगर ए भी है यहाँ पे, देखो ए को बेस मानना है तो यहाँ पे भी एक हाइट होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक और हाइट खड़ी कर दो, कुछ इस तरीके से। तो ये हमने कर दिया कंस्ट्रक्ट। मतलब ई एम और डी एन उसी के हिसाब से ले लेते हैं, जैसे बुक में दे रखा है ई एन दे रखा है, हाँ। तो ई एन और डी एम करना कुछ नहीं, आपको कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है कि ड्रॉ, देखो ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू, पूरी लाइन के परपेंडिकुलर है वो एसी के, है ना। और ईएन किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के। अब ये करा क्यों है, और सर आपको कैसे पता लगा। पहले तो देखो ये लॉजिक समझ लो, दिमाग से निकाल दो, क्योंकि सर कल को ऐसा नया क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि कंस्ट्रक्शन करनी है। मेरे भाई ये थ्योरम है, तो थ्योरम आएगी तो ये आएगी, वरना नहीं आएगी, एकदम एग्जैक्ट आती है थ्योरम। 9 से आप निकल के आ चुके हो, थ्योरम में चेंजेस नहीं होते, चेंजेस क्वेश्चन में होते हैं। हाँ तो तब ये सवाल उठेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है तो करनी है, बाकी रीजन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। करने क्या वाला हूं मैं, पहले निकाल रहा हूं एरिया ट्राइंगल ए डी ई, उसी वजह से मैंने हाइट्स बनाई है इसकी। अगर मैं एरिया ट्राइंगल ए डी निकालता हूं तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका फॉर्मूला लगाते हैं हम। हाफ इंटू, देखो अब
एडीई में मैं बेस मान रहा हूं किसको, यहां 90 डिग्री का साइन बना देना, मैं बेस मान रहा हूं एडी को, क्योंकि मुझे एडी चाहिए सबसे पहले, हाफ इंटू बेस। अगर मैं एडी को बेस मानता हूं तो एडी पे कौन सी हाइट खड़ी है, ई है ना। अगर मैं ई एन हाइट नहीं बनाता तो बच्चे मेरे को इस ट्रायंगल में हाइट मिल पाती क्या, नहीं मिल पाती ना, दैट्स व्हाई मैंने ई एन हाइट बनाई। अब ऊपर वाला मामला तो आ गया एडी, पर अपॉन में क्या चाहिए, बीडी। बीडी देखो ये रहा, दिख रहा है बीडी, ये रहा। बट बीडी किस ट्रायंगल का पार्ट है, क्योंकि हम तो एरिया ट्रायंगल की तरफ से कर रहे हैं, बीडी तो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। तो इसमें भी सेगमेंट बनाएंगे और ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसको उससे जोड़ देते हैं ऐसे, और इन भाई साहब को इन भाई साहब से जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी। तो मतलब अब अगर आप देखो तो बीडी किसी ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है, किसका, बीडीई का। तो मतलब अगर मैं एरिया निकालूं किसका, ट्रायंगल बीडीई का, एरिया ट्रायंगल बीडीई, तो क्या होगा जरा देखो, एरिया ट्रायंगल बीडीई, इसके अंदर बेस में बीडी को लूंगा, दैट्स व्हाई मैंने बीडीई ट्रायंगल लिया है, क्योंकि मेरे पीछे लॉजिक्स तो क्लियर है, दिमाग में बैक ऑफ द माइंड तो चल ही रहा है कि मुझे एडी अपॉन बीडी बनाना है ना। अब बीडी बेस ले लिया बिकॉज क्वेश्चन में बीडी टू प्रूव में बीडी चाहिए था, ट्रायंगल भी कंस्ट्रक्ट कर दिया। बट अगर मैं बीडी को बेस मानता हूं तो हाइट क्या होगा, मतलब इन ट्रायंगल बीडी, बीडी इज योर बेस, तो उसका हाइट क्या होगा, हाइट आप बोलोगे सर डी ले लो। देखो हाइट का बहुत सिंपल लॉजिक रहता है, हाइट हम उसको लेते हैं जहां पे 90 डिग्री हो। ठीक है, क्या डी 90 डिग्री इंक्लाइन हो रहा है बेस से, नहीं। तो इस ट्रायंगल में मैं बीडी को तो बेस ले रहा हूं, पर हाइट अगर इसके पास नहीं है तो उसी बेस पे देखो, तो अगर बीडी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो उसी बेस पे ई एन हाइट बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसका भी हाइट ई एन होगा। इसके दो लॉजिक समझो। पहला लॉजिक तो ये कि ट्रायंगल खुद का हाइट नहीं होता, तो अगर वो बेस उसी बेस पे देखो ना, देखो बीडी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखें तो ई एन हाइट बन रहा है, तो टेक्निकली वो बीडी के बेस पे ही है, क्योंकि उसी को स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ा रहे हैं। और खुद का अगर इसके पास हाइट नहीं है तो बगल वाले की हाइट ले सकता है, क्योंकि वो सेम बेस पे है। तो कहीं सा भी लॉजिक लगाओ ये है। और एक और लॉजिक यहाँ बच्चे कहते हैं कि सर आपने जबरदस्ती करा ताकि ये कट जाए, बिकॉज आपको बैक ऑफ द माइंड पता था कि आपको क्या चाहिए, एरिया ट्रायंगल एडीई अपॉन में एरिया ट्रायंगल बीडीई। देखो मुझे चाहिए क्या था, जो मैंने इतनी मेहनत करी, बीडी एडी अपॉन में बीडी चाहिए था, और वो जब भी आता हाफ से तो कट जाता, ईएन से ईएन जब भी तो कटेगा ना। इसके एक बच्चा कहता मुझे क्लास में, कह रहा सर इसकी भी तो हाइट बना दो ना कंस्ट्रक्ट करके, मतलब बीडीई में भी तो हाइट बना दो, आप कंस्ट्रक्ट तो कर ही रहे हो, इसकी भी हाइट अपनी बना दो। मैं कह रहा हूं मैं इसकी हाइट अपनी बना भी दूंगा, पर क्या कट पाएगा, आप रीजन क्यों नहीं समझ रहे हो। इस जर्नी को चालू करने का रीजन क्या था, बिकॉज मुझे एडी अपॉन बीडी चाहिए था। तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना कि अगर ये दोनों की हाइट सेम है, इसमें दिमाग लगाने वाली क्या बात है या सोचने वाली क्या बात, अच्छी बात है, दोनों की हाइट सेम है तो ये तो कट जाएगा, बढ़िया है। अब ऐसे ही सिमिलरली हम दूसरे ट्रायंगल्स में भी करेंगे यही लॉजिक। जैसे कि अब मुझे ए चाहिए, ए किस ट्रायंगल का पार्ट है, एडीई का ही पार्ट है ना। तो ए भी तो एडीई का पार्ट है, एक ट्रायंगल में हम बेस अलग अलग ले सकते हैं ना। तो वही देखो मैं वही करता हूँ, देखो मैं लगाता हूँ एरिया ट्रायंगल एडीई। अब अगर मैं एरिया ट्रायंगल एडीई लगाता हूँ तो अब की बार मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, हाफ, देखो हाफ इंटू बेस। बेस क्या दे रखा है मुझे, बेस मुझे दे रखा है ए, क्योंकि मैं जानबूझ के ए को बेस मान रहा हूं बिकॉज मुझे वो चाहिए। बेस आ गया ए, और हाइट, अब देखो ए की खुद की हाइट तो है नहीं, मतलब सॉरी इसकी तो खुद की हाइट है डीएम, ए की हाइट है डीएम, तो डीएम आ गया। अब आते हैं नीचे, नीचे मुझे क्या चाहिए, ईसी, ईसी ये रहा, पर ईसी जो है किस ट्रायंगल का पार्ट है, टीईसी का। तो वही बात है लॉजिक जैसे पहले करा था, एरिया ट्रायंगल डीईसी। डीईसी का अगर मैं एरिया ट्रायंगल लगाता हूं तो वही हाफ इंटू बेस, तो ईसी होगा क्योंकि जानबूझ के लिया है। अब इस ट्रायंगल की खुद की हाइट नहीं है तो वही लॉजिक बगल वाले की हाइट ले लेंगे ताकि वो कट भी जाए और मैथमेटिकली हम कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे एरिया ट्रायंगल एडीई अपॉन में एरिया ट्रायंगल डीईसी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। तो आप देख पा रहे हो कि जो मुझे चाहिए था कहीं ना कहीं वो मुझे मिल गया है। मतलब मुझे क्या चाहिए था, एडी अपॉन बीडी मिल गया, ए अपॉन ईसी मिल गया, बट मुद्दा क्या है, ये दोनों इक्वल भी तो होने चाहिए, है ना। अब यहाँ पे एक रीजन समझो, देखो होता क्या है मैथ्स में, एक एक्सियोम होती है, अगर एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 2 है तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब मैं इस पर कंक्लूड करके लिख सकता हूँ एक्स और वाई दोनों आपस में इक्वल है। तो मतलब अगर मुझे बच्चे इसको इसके इक्वल करना है तो उसके सामने वाले, मतलब ये पूरा इस पूरे के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी इक्वल हो जाएंगे आपस में। समझ पा रहे हो लॉजिक से, अगर एक्स के लिए भी 2 है वाई के लिए भी 2 है तो एक्स और वाई आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। बात समझ में आ रही है। तो इसी लॉजिक के तहत, बट यहाँ पे देखो कैच क्या है, ऊपर वाला मामला तो क्लियर है, ऊपर तो इक्वल है पर नीचे वाले इक्वल नहीं है। मतलब अगर ये एरिया ट्रायंगल बीडी और एरिया ट्रायंगल डीईसी इक्वल हो जाए
तो ये पूरा इक्वल हो जाएगा क्योंकि ऊपर तो दिक्कत है ही नहीं, और अगर ये दोनों पूरे इक्वल हो जाते तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे जो कि मुझे चाहिए। बट क्या ये इक्वल है नीचे वाले? नहीं, ये अलग ट्रायंगल है, अलग ट्रायंगल है। यहाँ पे थ्योरम लगाएंगे और इसको इक्वल करेंगे। क्या? देखो क्या लिखेंगे? एज ट्रायंगल BDE and triangle DEC lies on same base and between same parallels। आप बोलोगे सर ये कौन सी भाषा लिख रहे हो? तो भाई देखो, अगर आप देखो तो BDE और DEC दोनों सेम बेस पे नहीं है, तो मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? क्या दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे हैं? बिल्कुल है। अच्छा, सेम पैरेलल्स के बीच में है, DE पैरेलल BC। भाई इसका यूज तो होगा कहीं ना कहीं, अभी तो यूज ही नहीं कर रहा, इसका यूज कर रहे हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल आ रहे हैं, है ना, और वो दोनों सेम बेस पे हैं, तो ये थ्योरम होती है कि जो एरिया ट्रायंगल BDE होगा ना, मतलब एरिया ट्रायंगल BDE वो इक्वल हो जाएगा एरिया ट्रायंगल DEC के। बात समझ में आ रही है कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में है तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। सिंपल सी बात। तो अगर इन दोनों का एरिया इक्वल है तो अब तो मजे आ गए हमारे, हम तो ये जो चाहते थे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब क्या भाई को प्लान क्या था? ये दोनों, ये वाला पूरा ये वाला के इक्वल होना चाहिए। ऊपर वाला मामला इक्वल था, नीचे वाले में दिक्कत थी, अलग अलग ट्रायंगल थे, तो तुम दोनों का एरिया इक्वल कर दिया थ्योरम से। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये भाई साहब के इक्वल हो जाएंगे। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लिख देंगे कि AD अपॉन में BD विल बी इक्वल टू AE अपॉन में EC, हेंस प्रूफ। फिर एक बार इसको रिकैप करके समझते हैं क्या कहना चाहते हैं क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि पहले तो देखो क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्या आपको ये समझ में आया कि इसमें फिगर ऐसी है और DE पैरेलल BC की और ये प्रूफ करना है। एक बच्चा आएगा जिसको थ्योरम पढ़ के समझ में आ जाता है तो सही है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, थ्योरम आएगी तो ये आएगी वरना नहीं आएगी, क्योंकि 6.1 ही थ्योरम पूरे चैप्टर में, और आई थिंक पूरे 10th क्लास में ही थ्योरम्स नहीं है ज्यादा, एक की आई थिंक यही थ्योरम है बस। तो फिर आपको तो पता होना चाहिए कि इसमें पैरेलल ये है और ये गिवन है और ये फिगर भी आपको याद होगी। हम सॉल्यूशन के बारे में ज्यादा बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब ये चीज कॉमन ही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी फिर मैंने को बता दिया कि क्वेश्चन पढ़ के हमें पता लग रहा है कि DE BC के पैरेलल है और ये साइड प्रोपोर्शनेट है, मतलब करनी है हमें। अब हमने क्या देखा यार, AD किस ट्रायंगल का पार्ट है? ADE का, तो मैं AD में फॉर्मूला लगा दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस AD हाइट EN को कंस्ट्रक्ट करा गया, ठीक है। फिर नीचे वाले ट्रायंगल में गया कि मुझे BD चाहिए था, BDE में फॉर्मूला लगाया, सब कट गया, AD अपॉन BD आ गया। सिमिलरली पल्ली साइड भी करा, AE किस ट्रायंगल का पार्ट है? ADE का, AE को बेस माना और उसके लिए हाइट DM है। फिर नीचे वाले ट्रायंगल में गया EC को पाने के लिए, DEC में फॉर्मूला लगाया, कट्टा पिटे हुए आंसर आ गया। फिर सवाल ये उठता था कि ये इसके इक्वल होना चाहिए, जिसमें नीचे वाले ट्रायंगल्स दिक्कत कर रहे थे, फिर हम लगाई, उनको इक्वल कर दिया, और जब वो इक्वल हो गए तो ये दोनों भी इक्वल हो गए पूरे। तो 2 मिनट का क्वेश्चन था, तो दिमाग का खेल है, समझोगे तो समझ में आएगा। अगर आप इसको इशू बना दोगे कि क्यों क्या क्या, तो फिर आपको दिक्कत होगी। थ्योरम है, इशू होता ही होता है। कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, अभी वीडियो देख रहे हो तो बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे मन में, और मैं एक ही बात बोलूंगा कि यार इसको ना एज अ प्रॉपर्टी याद कर लो, अगर आपको थ्योरम के समझ में नहीं आ रहा तो, क्योंकि थ्योरम वन एंड ओनली एक ही है और यही आएगी सेम, ठीक है। चेंज होता तो हम सोच सकते थे कि यार क्या होगा, क्यों होगा। अभी अब इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझते चलो ऐसे ही। तो इसको कहते हैं BPT, क्या कहते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम।